शीत युद्ध के इस विषय को हम आगे बढ़ाते हुए ये देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको अलग अलग क्या कारण है, अलग अलग क्या प्रभाव है, किस तरह से राज्यों ने जो अलग अलग ध्रुव थे उन्होंने कैसे इसको देखा और इसके प्रति व्यवहार किया। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे पहले लेक्चर में चर्चा की थी कि कैसे शीत युद्ध को हम एक मानसिक युद्ध के तौर पर एक मन स्थिति का द्वंद्व मान सकते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें कि भौतिक तौर पर वास्तविक रूप में युद्ध की स्थिति तो नहीं है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी हुई है। मानस की स्थिति में द्वंद्व और संघर्ष हमेशा चल रहा है, वैमनस्यता की स्थिति हमेशा बनी हुई है और एक अदृश्य सी ऐसी विभाजन की रेखा जो है वह दो पक्षों को वैचारिक और मानसिक तौर पर अलग करती है। फुलटन भाषण के साथ जिस लौह दीवार की बात विंस्टन चर्चिल करते हैं और कहते हैं कि हम इस स्वतंत्रता की दीपशिखा को बुझने नहीं देंगे, जिसको कि जॉन डलास जो कि अमेरिकी राजनयिक थे वो ये कहते हैं कि वास्तव में शीत युद्ध अनैतिकता के विरुद्ध एक नैतिक युद्ध है, बुराई के विरुद्ध एक अच्छाई का युद्ध है, नास्तिकता के विरुद्ध एक धर्म का युद्ध है। और ये सारे जो गलत प्रतीक हैं वो साम्यवाद की विचारधारा से उसको जोड़ते हैं। जो 1946 में अमेरिकी राजनयिक जॉर्ज एफ कैनन कंटेनमेंट का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। एक जो रोकने का सिद्धांत, किसी चीज को और किस चीज को रोकना है, किस चीज को कंटेन करना है, तो कंटेन करना है उस साम्यवाद के विचारधारा को, इसका सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन यह घोषणा करते हैं कि अमेरिका दुनिया भर में साम्यवाद के प्रसार को रोकने का संकल्प ले चुका है। इसी कंटेनमेंट के जो जॉर्ज एफ कैनन का जो सिद्धांत है, उस प्रसार को रोकने का जो सिद्धांत है, उसको ट्रूमैन कहते हैं कि अमेरिका इस साम्यवाद के प्रसार को दुनिया भर में फैलने से रोकने का संकल्प ले चुका है। यानी एक तरह से वो घोषणा कर देता है कि साम्यवाद के विरुद्ध, जो ट्रूमैन की ये घोषणा है वो साम्यवाद के विरुद्ध एक तरह से अमेरिकी घोषणा है कि हम पाश्चात्य जगत का या उदारवाद के चिंतन का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रसार को रोकना, साम्यवाद के प्रसार को, जैसे कि मैंने इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि नवोदित राष्ट्रों के अस्तित्व में आने के साथ ही उसमें एक होड़ मच गई थी राज्यों के मध्य, विशेष तौर पे अमेरिकी और सोवियत संघ के बीच में, कि कैसे उन राज्यों को अपने खेमों में सम्मिलित किया जाए और सम्मिलित किया जाए और दूसरे के खेमों में जाने से रोका जाए, उसको किस प्रकार के प्रलोभन दिया जाए, कैसे उनको आकर्षित किया जाए। और इसी क्रम में जो अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल जो है, उनकी जो नीति है वो यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण की नीति प्रस्तुत करते हैं, जिसको कि हम मार्शल प्लान के नाम से जानते हैं। और इस मार्शल प्लान ने इस शीत युद्ध को यूं कह लें कि एक तरह से आर्थिक तौर पर
विश्व का एक विभाजन कर देता है, या यूं कह दूसरे अर्थों में अमेरिका इस बात का उत्तरदायित्व लेने की एक तरह से घोषणा करता हुआ दिखाई देता है कि यूरोप या उसके खेमे में रहने वाले उन राज्यों के आर्थिक पुनर्निर्माण या आर्थिक उसके विकास का दायित्व भी इस पूरे समूह के पास है। और इस रूप में वह मार्शल प्लान की घोषणा करते हैं और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 12 अरब डॉलर 12 अरब डॉलर के आर्थिक पुनर्निर्माण, यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण की बात इस मार्शल प्लान में की जाती है। इसी के क्रम में हम जब देखेंगे कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद और जब हम युद्ध की क्षतिपूर्ति की बात कर रहे थे, तो किस प्रकार से क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी का उन मित्र राष्ट्रों के मध्य विभाजन कर दिया जाता है। पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी में जो 3 हिस्सों को मिलाकर के जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस मिलाकर के उस पश्चिमी जर्मनी की एक व्यवस्था बनाते हैं, या यूं कहने कि तीनों को मिलाकर के पश्चिमी जर्मनी की अवधारणा आती है, और बाकी जो सोवियत के संघ के प्रभाव में रहता है वो पूर्वी जर्मनी रहता है। और इसी प्रकार से जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी उसका भी विभाजन इसमें कर दिया जाता है। और इसी तरह से जैसे कि जर्मनी के तीनों हिस्सों को मिलाकर के पश्चिमी जर्मनी की बात होती है, उसी प्रकार से बर्लिन के उन 3 हिस्सों को लेकर के जो कि पाश्चात्य प्रभाव में था उसका विभाजन किया जाता है। और बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी जाती है, यानी ये जो जर्मनी का विभाजन और बर्लिन की जो दीवार है वो शीत युद्ध का एक तरह से प्रतीक के रूप में दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ इसी मार्शल योजना के क्रम में उसको आगे बढ़ाते हुए जर्मनी के आर्थिक पुनरुत्थान, विशेष तौर पर पश्चिमी जर्मनी के आर्थिक पुनरुत्थान की बात होती है, और उसमें तमाम आर्थिक सुधारों की बात ये पाश्चात्य जगत करता है। इन सारी बातों से पूर्व सोवियत संघ, जो सोवियत संघ था, वो एक तरह से अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है और इस आर्थिक पुनर्निर्माण की पूरी योजना में कहीं भी सोवियत संघ की अपनी भूमिका उसको दिखाई नहीं देती है। और इसके कारण से वह बर्लिन की घेराबंदी कर देता है, और चूंकि उसकी भौगोलिक स्थितियां इस प्रकार से होती हैं कि आवागमन के लिए इस क्षेत्र से होकर के ही जाना संभव होता है, और इस रूप में वह पूरे के पूरे बर्लिन ब्लॉकेड कर देता है पूर्व सोवियत संघ। और इस बर्लिन ब्लॉकेड या बर्लिन की जो घेराबंदी थी वह शीत युद्ध के उस चरम की एक शुरुआत मात्र हम उसको मान सकते हैं। आर्थिक तौर पे इसकी उपेक्षा, राष्ट्रों को अपनी ओर आकर्षित करना, अनेक प्रकार के अन्यान्य प्रलोभन प्रदान करना, और उसके प्रत्युत्तर में, प्रतिक्रिया में अनेक प्रकार की गतिविधियां इस पूरे शीत युद्ध के दौर में दिखाई देती हैं। तो बर्लिन की घेराबंदी होने के साथ पाश्चात्य जगत इस घेराबंदी को नाकाम कर देते हैं और हवाई मार्गों से उसका आवागमन होता है, और जो पूरी की पूरी जो बर्लिन की घेराबंदी एक तरह से इस पाश्चात्य जगत के द्वारा निष्फल कर दी जाती है, और कहीं ना कहीं सोवियत संघ एक तरह से अपने आप को कमजोर सा, या यूं कह लें कि अपने आप को उस बर्लिन की घेराबंदी के बाद अपने आप को थोड़ा सा कमजोर देखता है। फिर 1949 में एक और जो महत्वपूर्ण घटना होती है, अभी तक यहां पर आर्थिक योजना की बात अभी तक अमेरिका में हो रही थी या इस युद्ध के दौर में हो रही थी। 1949 में
नाटो की स्थापना की जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही साथ एक सैनिक संधि भी वो अस्तित्व में आ जाती है, जो पाश्चात्य जगत के इस जो जर्मनी की घेराबंदी या जो बर्लिन की घेराबंदी के कारण कहीं ना कहीं ये पाश्चात्य राष्ट्र सैन्य रूप से भी या एक समूह के रूप में, एक ग्रुप में भी अपने आप को सैन्य समूह के रूप में एक साथ ले आने की कोशिश करते हैं। और एक आर्थिक और सैन्य पक्ष इस शीत युद्ध का शुरू हो जाता है। एक जो सफलता साम्यवादी खेमे को मिलती है या दिखाई देती है, वो होती है 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना। तो इस प्रकार से एक जो वैचारिक द्वंद्व में चित्त और पट का जो खेल है वह इन दो खेमों के बीच में, दो ध्रुवों के बीच में चलता रहता है। और शीत युद्ध जो है अपने इस गति से आगे बढ़ता है, जिसमें कि बहुत सारे जो घटनाक्रम हैं वह शीत युद्ध के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के रूप में देखने को मिलते हैं। इस 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना के साथ साथ पाश्चात्य जगत को एक बार फिर झटका लगता है कि साम्यवादी विचारों का प्रसार अब यूरोप से निकल करके एशिया के मैदानों में पहुंच गया है, एशिया तक पहुंच गया है। और उसका जो क्षेत्र है वह अन्य राष्ट्रों की सीमाओं को यूरोप से क्रॉस करके वह एशिया की तरफ पहुंच गया है। 1950 में कोरिया भी जो है 1950 में जो कोरिया का युद्ध होता है, यह भी शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिखाई देता है। और इस युद्ध की स्थिति में कई बार ऐसा लगता है कि शायद विश्व एक तृतीय विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि 1950 में जो साम्यवादी उत्तर कोरिया की जो सरकार है वह दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर देती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो कोरिया का जो विभाजन है वह 34वें दक्षांश पर उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कर दिया गया था। जैसा कि पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का विभाजन किया गया था, इसी प्रकार से कोरिया भी अपने उसी द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, क्षतिपूर्ति के परिणाम के रूप में उसका विभाजन हमें देखने को मिलता है। और जैसे वहां पर पूर्वी जर्मनी में साम्यवादी प्रभाव की सरकार थी और पश्चिमी जर्मनी जो कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के प्रभाव वाली पाश्चात्य सरकार थी, इसी प्रकार से उत्तर कोरिया साम्यवादी सरकार थी और दक्षिण कोरिया में पाश्चात्य प्रभाव की सरकार देखने को मिलती है या उदारवादी प्रभाव की सरकार देखने को मिलती है। और इस कोरियाई युद्ध में जो एक जो सोवियत हस्तक्षेप, निश्चित तौर पे जो युद्ध उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का जो युद्ध है वो सिर्फ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का युद्ध नहीं रह पाता है, बल्कि वह इन दो ध्रुवों के बीच का युद्ध परिणत हो जाता है। और वास्तव में जब सैन्य सोवियत हस्तक्षेप को रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा उसमें सैन्य हस्तक्षेप किया जाता है और अंततः फिर इस कोरियाई युद्ध
की भी समाप्ति होती है। तो इस तरह के जो घटनाक्रम हैं वो इन दो ध्रुवों को बार बार एक दूसरे के सामने युद्ध की स्थिति में लाते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ पश्चिम एशिया में इजराइल का अभ्युदय और फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस पूरे दौर में दिखाई देता है, किस प्रकार से फिलिस्तीन जो कि निश्चित तौर पे पाश्चात्य जगत उसका समर्थन करता है, इजराइल जो कि साम्यवादी प्रभाव के समर्थन उसको दिखाई देते हैं। तो इस किस प्रकार से अरब युद्ध होता है, फिर स्वेज नहर का संकट आता है, उसमें किस प्रकार के संघर्ष देखने को मिलते हैं। तो शीत युद्ध अपने विभिन्न विभिन्न घटनाक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ इन दो ध्रुवों के बीच का संघर्ष जो है अपनी चरम परिणति पर पहुंचता है। लेकिन चरम परिणति पर पहुंचते हुए भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है। कई बार दो पक्षों के बीच में युद्ध भी होता है, लेकिन वो युद्ध उस रूप में कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष इस विभीषिका को समझ रहे होते हैं कि शायद तृतीय विश्व युद्ध का यदि आगाज हो जाता तो निश्चित तौर पर वैश्विक व्यवस्था के लिए ठीक बात नहीं होती। बीच में एक और जो घटनाक्रम होती है कि उस परमाणु बम की जो एक होड़ थी वो भी दिखाई दे लगती है। सोवियत संघ के द्वारा परमाणु बम बना लिया जाता है। उसके बाद ब्रिटेन फ्रांस के द्वारा भी जो परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया जाता है। तो एक तरह से पूरी जो वैश्विक जो व्यवस्था है वह हथियारों के होड़ के साथ साथ एक अलग प्रकार के द्वंद्व में पहुंच जाती है। और कहीं ना कहीं इन राष्ट्रों को, इन ध्रुवों को, इन पक्षों को इस बात का भी इल्म होता है कि शायद यदि युद्ध की स्थिति में हम जाते हैं तो हम एक नए विश्व युद्ध को जन्म देंगे, जिसको कि विश्व एक तरह से अब देखने की स्थिति में या उसको सहन करने की स्थिति में नहीं था। तो इस इतना जो महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम होते हैं, ये घटना इसके साथ 1945 में एक और जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था वो था संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की प्रस्तावना में था कि मानव जाति को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए इसका निर्माण किया जाता है और मानवाधिकारों, स्वतंत्रता की संकल्पनाओं और आधारों के साथ उसका निर्माण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन युद्धों को, चाहे वो कोरियाई युद्ध हो या फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष हो, स्वेज नहर की क्राइसिस हो, इन सब में कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका दिखाई देती है कि वो कैसे उन युद्धों को अपने आप में रोकने में अपनी भूमिका निभाती है और कैसे जो है दोनों ध्रुवों को इस बात को द्वंद्व होते हुए भी इस बात की इतनी समझ होती है कि हम इस विश्व को पुनः युद्ध की जो है परिणति में या युद्ध की स्थिति में न ले जाए। इस प्रकार से शीत युद्ध जो है वो आगे बढ़ता है और इस शीत युद्ध में जो 1950 के दशक में जो परमाणु हथियार निर्मित होते हैं, फिर अन्य रासायनिक हथियार भी निर्मित होते हैं, एक हथियारों की दौड़ शुरू हो जाती है। इन हथियारों की दौड़ के साथ साथ अंतरिक्ष को भी इस शीत युद्ध का एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है जिसको कि स्टार वार कहते हैं। स्टार वॉर शुरू हो जाता है। दो जो पक्ष हैं अंतरिक्ष में भी एक तरह से अपने उनके जो संघर्ष, उनके द्वंद्व का होड़ जो है वो अंतरिक्ष में भी दिखाई देता है। अनेक प्रकार के रासायनिक हथियारों का निर्माण किया जाता है, अनेक प्रकार के नए नए प्रकार के हथियार, नए नए प्रकार की व्यवस्थाएं, और इन सब के बीच में जो मुख्य जो उनका विषय रहता है कि वह कैसे अपना प्रभाव और प्रसार, अपने वैचारिक प्रसार करें, अपना प्रभाव कैसे विस्तारित करें, इस बात को बनाए रखने की एक होड़ सी इसमें अभी भी दिखाई देती है। और निरंतर इस होड़ को बनाए रखने के लिए, अपने प्रभाव को विस्तारित करने के लिए वो आर्थिक, सैन्य और अन्य प्रकार के राजनयिक जो प्रलोभन
के द्वारा विश्व को अपने अपने खेमों में लेने की एक जो होड़ सी उसमें लगी रहती है, और पूरा विश्व जो है एक विभाजन की स्थिति में दिखाई देता है, जिसमें कि दो ध्रुव अपने अपने दो तराजू की, दो पलड़ों की तरह दिखाई देता है। कभी ये पलड़ा ऊपर है तो कभी ये पलड़ा ऊपर है। तो शीत युद्ध इसी तरह से इस ऊपर और नीचे की पलड़े की तरह चलता रहता है कि, और ये तब तक चलता है जब तक कि इस शीत युद्ध की समाप्ति नहीं हो जाती है। और शीत युद्ध की समाप्ति जो है वह बीच में 1973 के दशक में एक बार देतांत, जिसको कि हम तनाव शैथिल्य की, तनाव तो रहता है लेकिन तनाव शैथिल्य होता है, उसमें बीच में कई सारे ऐसे समझौते होते हैं कि जो है, चाहे वो स्टार्ट एग्रीमेंट हो, सीटीबीटी हो, एनपीटी हो, और परमाणु निरस्त्रीकरण की बात की जाती है, हथियारों के जो शस्त्र नियंत्रण की बात की जाती है। ये इस शीत युद्ध के दौर में जो हथियारों की एक होड़ की जो चरम पराकाष्ठा जो दिखाई देती है, वह इस बात के लिए उनको प्रेरित करती है, वो बताती है कि कहीं ना कहीं जो है हमें हथियारों की दौड़ को रोकना पड़ेगा। और वो जो 1973 के आसपास का जो समय है, वहां पर वो तनाव शैथिल्य के दौर की तरफ आते हैं, जिसमें कि जो बहुत सारे जो समझौते किए जाते हैं। सीटीबीटी जो 1963 में किया जाता है, एनपीटी जो 1968 में 68 में किया जाता है, सॉल्ट 1 जो है वह 1972 में किया जाता है, सॉल्ट 2 जो है 1979 में किया जाता है, हॉटलाइन एग्रीमेंट होता है, और इस प्रकार से जो है तनाव शैथिल्य का दौर शुरू होता है। और कुछ समय तक के लिए दो ध्रुवों के बीच में तनाव शैथिल्य की स्थिति दिखाई देती है। हम आगे के लेक्चर्स में कुछ और शीत युद्ध के कुछ और पक्षों पे बात करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे शीत युद्ध जो है वह समाप्त होता है। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आशा है कि कुछ हम इस शीत युद्ध के कुछ पक्षों पे आपसे चर्चा करने में सफल हुए होंगे। धन्यवाद।